वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे थे इसी चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.6 को, जिसमें स्टेटमेंट में कहता है गिवन दैट ए वेक्टर ए 2i + 3j है और बी हमारे पास है। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। वेक्टर उसने दिए हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए, वेक्टर ए की जो वैल्यू है, वेक्टर ए की वैल्यू है 2i + 3j। और अगर वेक्टर बी की वैल्यू देखें तो वेक्टर बी है हमारे पास 3i - 4j। जी हमारे पास वेक्टर ए एंड बी है। अब वो कहता है कि हमने जो ये हमारे पास था गिवन डाटा, अब हमने जो फाइंड आउट करना है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने देखना क्या है। फाइंड में है मैग्नीट्यूड और एंगल हमने फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड और एंगल हमने फाइंड करना है किस किस का, दो वेक्टर्स हैं ए और बी का। अब दो वेक्टर्स ए और बी कौन कौन से हैं। ए कंडीशन में कहता है, ए कंडीशन में है ए सी = a + b, और बी वाले में हमारे पास है d = 3a - 2b। अब हम फर्स्ट कंडीशन को पकड़ते हैं, ये वाली को। इसके जरिए हम पहले तो c निकाल लेंगे a + b करके, a और b को ऐड करके हम c निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a को लेते हैं। a वाले में देखिए a में क्या कहता है कि हमने क्या करना है, c = a + b, इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं c बनाना चाहता हूं तो मुझे a वाला वेक्टर जो कि है 2i + 3j, इसको ऐड करना है b के साथ 3i - 4j। सो i में जमा होगा और j में जमा होगा। 2i और 3i को लाएगा 5i, आगे 3j और -4j है तो ये -1j आएगा। तो ये हमारे पास c आ गया। अब इस c वेक्टर का हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और एंगल भी निकालना है। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो c का अगर मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं तो ये होगा x² + y², यानी ये 5 वाला x है क्योंकि i यूनिट वेक्टर किसको जाया करता है, x को, और ये y को। तो इसी तरह मैं वैल्यू अगर मैं पुट करूं x² यानी 5² प्लस y यानी y हमारे पास है -1 अगर इसका मैं आंसर निकालूं तो हमारे पास आएगा 5² इक्वल होता है 25 प्लस 1² -1² इक्वल किसके होता है 1। सो 25 + 1 इक्वल आएगा हमारे पास 26 का अंडर रूट, और अगर मैं 26 का अंडर रूट लूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1। सो ये हमारे पास c का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर इसी c का मैं एंगल फाइंड करना चाहता हूँ तो हमें c वाला ये है वेक्टर हमारे पास, इस c वाले वेक्टर को देखना पड़ेगा कि ये जो c वाला वेक्टर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाता हूँ तो हमें पता है ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये y के पॉजिटिव होते हैं, ये सारे y के नेगेटिव होते हैं। हमें यहाँ पे x वाला देखना है, x वाला +5 है यानी x वाला पॉजिटिव है और y वाला क्या है, नेगेटिव। y वाला नेगेटिव और x वाला पॉजिटिव, ये है x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव। सो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल थीटा फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 360 - 5। तो हमें 5 पहले फाइंड करना होगा। 5 किस तरह फाइंड करेंगे, tan इनवर्स y/x। तो अगर हमें tan इनवर्स लगाया तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने देखना है, x की 5 है और y की -1। अब जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं -1 नहीं 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5। तो पहले हम निकालते हैं tan इनवर्स 1/5 की। अगर मैं वैल्यू निकालूं tan इनवर्स 1/5 की तो हमारे पास आएगी 11.3। अब ये हमारे पास फाई आ गया। अब जब फाई हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि थीटा = 360 - 11.3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 349 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया। यदि हमारे पास इसको सॉल्व करने में ए को सॉल्व किया तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और एंगल भी आ गया। सेम इसी तरह अगर हम इस वाले को लेते हैं, बी वाले को, तो बी वाले को लेने के लिए मैं इसको रेस कर देता हूं। तो बी को अगर मैं लेना चाहता हूं तो बी में कंडीशन ये है कि ए वाले को अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं, पहले मैं डी को अगर बनाना चाहता हूं
तो कहता है कि 3 इंटू ए वाला हम लेंगे तो ये आएगा 2i प्लस 3j माइनस 2, आगे b की वैल्यू आएगी 3i माइनस 4j। अब देखें 3 2 6, ये 6i प्लस 9j माइनस 6i और माइनस माइनस प्लस 8j, ये हमारे पास आ गया। और i में i ऐड होगा, ये i वाला आपस में कट गए क्योंकि माइनस प्लस कट गए, तो 9 और 8 है 17j हमारे पास आ जाएगा, ये d हमारे पास। जी अब d आ गया। अब d वाले का हमने क्या निकालना है, एक दफा मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि d का ही मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ, तो देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब ये इसके साथ है j, अब j कौन सा होता है, y का यूनिट वेक्टर होता है, तो x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये हमारे पास 17 स्क्वायर आ जाएगा, 17 स्क्वायर अंडर रूट, तो हम इसका स्क्वायर लेने से पहले इस स्क्वायर को अंडर रूट से कट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 17, ये हमारे पास इसका आ गया है मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह अगर हम इसका एंगल निकालना चाहते हैं थीटा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ। अब देखिए 17 है, जाहिर बात ये है j का, x का नहीं बल्कि y एक्सिस के साथ 17 बना रहा है, तो इसका मतलब 17 एंगल यहाँ पर होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं अगर एंगल थीटा है वो फाई के बराबर ही होता है, तो जो हमारा फाई होगा वही एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो हमें पता है क्या बन रहा है, थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये था 2.6, इसके बाद हम करेंगे 2.7 को। अब स्टेटमेंट 2.7 की देखते हैं हम। 2.7 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। अब दो वेक्टर्स हम लेंगे, एक वेक्टर है 5i प्लस j और दूसरा वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 4j। अब ये दो वेक्टर हैं, दोनों के दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम पीछे पढ़ के आए हैं a डॉट b, दो वेक्टर्स अगर हो तो इक्वल होता है a b cos ऑफ थीटा। अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो होता है a b cos ऑफ थीटा। तो अब देखिए अगर हमें इस थीटा को एंगल को फाइंड करना है तो हमें a b उसके नीचे डिवाइड करना होगा। अगर मैं थीटा यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ, ये बनेगा a डॉट b ओवर a b, इधर रह जाएगा cos ऑफ थीटा। सो हमें cos ऑफ थीटा के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो मुझे a और b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं a का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं जानता हूँ ये 5 है, 5 का स्क्वायर ax का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ प्लस ay का स्क्वायर, तो ax हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1 है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1, ये बन जाएगा 26। 26 का अंडर रूट का आंसर फाइंड करूं तो हमारे पास आ जाएगा 5.09 विच इज इक्वल टू 5.1। सो ये हमारे पास आ गया a का मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मैं निकालूं b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो b वाली वैल्यू क्या होगा, b ऑफ x का स्क्वायर प्लस b y का स्क्वायर। तो हमारे पास है bx की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, 4 प्लस 16, दोनों का ऐड करो तो 20 अंडर रूट आ जाएगा। और 20 अंडर रूट का हमारे पास जो आंसर बनता है वो आई थिंक सो 4.47, ये हमारे पास b का मैग्नीट्यूड भी आ गया। सो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। अब हमें a डॉट b हमें फाइंड करना होगा, a डॉट b हमारे पास a और b हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है 5i प्लस j, आगे इनका डॉट लेना है हमने डॉट 2i प्लस 4j। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि i डॉट i इक्वल होता है 1 के, लेकिन अगर i डॉट j किया जाए तो 0 के होगा, j डॉट i किया जाए यानी डिफरेंट होगा यूनिट वेक्टर, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। सो इसीलिए मैं i को i से करूंगा और j को j से ही कर दूंगा। तो 5 को मैं 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 10i और i डॉट i इक्वल होता है 1 के, प्लस j डॉट j किया तो 4 1 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 10 प्लस 4 इक्वल 14 आ गया। सो a डॉट b हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। अब देखिए ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू भी आप ये दोनों को पुट करता हूं मैं कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर a, b का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 14 और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 5.1 और
5.1 मल्टीप्लाई 4.47 जी। अब ये 14 आ गया, इन दोनों को मैं करने से हमारे पास आ जाएगा 22.79। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं बस आंसर आ जाएगा 0.61। ये हमारे पास है cos ऑफ थीटा भी आया है, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू है 0.61। हमें थीटा चाहिए तो ये cos इनवर्स हो जाएगा उधर जाके, तो 0.61। अगर आगे क्यू हमारे पास थीटा, अगर cos इनवर्स हम 0.61 फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री। सो ये हमारे पास एंगल फाइंड हो गया। सो न्यूमेरिकल नंबर आता है 2.8। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.8 में वो क्या कहता है कि हमने फाइंड करना है वर्क डन को, कि किसी भी बॉडी का हमने वर्क डन फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, के फोर्स हमारे पास एक पॉइंट है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3i plus 2j। मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 -1 to 0.64। यानी एक बॉडी है, मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस पर एक फोर्स लग रही है, ये है। तो अगर हम एक पॉइंट को नाम देते हैं, ये पॉइंट है, इसको नाम P का दे देते हैं, इसको नाम Q का दे देते हैं। यहाँ से बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो है 2 and -1, और Q वाले पॉइंट हमारे पास है 6 and 4। तो अब उसको क्या इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है F। अब वो कहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो और F, इन दोनों के दरमियान हमने वर्क डन फाइंड करना है कि वर्क डन कितना होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, अगर इस तरह करना है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ R2 पोजीशन वेक्टर का, और इसको मैं R1 पोजीशन वेक्टर का नाम दे दूंगा। तो मुझे अगर D फाइंड करना है तो मुझे R2 -R1 करना पड़ेगा, यानी R2 -R1 करना पड़ेगा। और R2 क्या है हमारे पास 6i प्लस 4j माइनस R1 की वैल्यू क्या है 2i माइनस 1j जी, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखें ये हमारे पास आ गया, अगर इसको मैं माइनस करूं डायरेक्ट तो हमारे पास देखें 6i प्लस 4j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस i 1j, तो i में जमा हो जाएगा, 6 और 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा 4i प्लस 5j। तो हमारे पास d का वेक्टर आ गया। अब हम वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट D। तो हमारे पास F भी गिवन है और D भी आ गया। तो F अगर हमारे पास क्या है 3i प्लस 2j, और इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम D के साथ 4i प्लस 5j। अब देखिए इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में i और i जो होता है i डॉट i इक्वल होता है 1 के। अगर i डॉट j लिया जाए 0 होगा, j डॉट i लिया जाए 0 होगा, k डॉट i लिया जाए, ये प्रॉपर्टीज है इसकी डॉट प्रोडक्ट की। तो i को i से ही करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सो 3 को 4 से किया तो आएगा 12i, i डॉट i इक्वल होता है 1 के, ठीक है, i डॉट i इक्वल होता है 1 के। सो 1 आ गया साथ, प्लस अगर मैं j को j से किया तो 5 2 10, ये j डॉट j इक्वल होता है 1 के। सो ये हमारा 10 इक्वल हो जाएगा 22। ये हमारे पास वर्क डन है। सो इसमें हमने फाइंड आउट करना था वर्क डन को। सो 22 यूनिट इसका आंसर है। बस 2.8 न्यूमेरिकल। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अब 2.9 में वो कहता है शो दैट 3 वेक्टर्स, उसने तीन वेक्टर्स गिवन किए हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स को वो कह रहा है प्रूव करें ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, यानी हम तीनों वेक्टर्स को नाम दे दूंगा ए वेक्टर, ये हमारे पास 2.9। अब ए वेक्टर हमारे पास क्या है i प्लस j प्लस k। इसके बाद हमारे पास बी वेक्टर क्या है 2i माइनस 3j प्लस k। अब हमारे पास सी वेक्टर क्या है 4i प्लस j और माइनस 5k। अब ये हमारे पास तीन वेक्टर्स आ गए हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट जब हमने किया था, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे, अगर हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और आंसर 0 आ जाए तो समझ लें उनके अंदर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह अब हम तीनों को प्रूव करना चाहते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो अगर हम देखें तो a डॉट b हमें लेना पड़ेगा इक्वल 0, अगर आ जाए तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों। और b डॉट c करूंगा तब भी 0 आ जाए तब भी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और c डॉट a करूंगा तब भी अगर 0 आ जाए तो ये सारे के सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो हमें तीनों के डॉट प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे।
सो अगर मैं ए डॉट बी का प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, ए बी का प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो देखिए ए हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की आई प्लस जे प्लस के, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने बी वाली के साथ, बी वाली क्या है 2i माइनस 3j प्लस के। अब इनका मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ, मैं बता चुका हूँ कि i डॉट आई इक्वल होता है 0 के, i डॉट आई इक्वल होता है 1 के, और अगर i डॉट j लूँ तब 0 होगा, j डॉट आई लूँ तब भी 0 होगा, अगर मैं k डॉट आई लूँ तब भी 0 होगा, यानी डिफरेंट वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो आंसर 0 आएगा। तो अब मैं सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, i के साथ होगा तो ये 2 है, इधर 1 है, 2 1 सा 2 और i डॉट आई आएगा। आगे j वाले को j के साथ किया तो ये आएगा 3 और 1, 3 1 सा 3 और आगे j डॉट j आ जाएगा। अब आगे k को k से किया तो ये आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि 1 इसका है, उसका 1 1 1 1 और ये साथ आएगा k डॉट k। सो हम जानते हैं i डॉट आई इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1। तो अगर मैं इनको ऐड करूं प्लस 2 और प्लस 1 इक्वल आएगा 3, ये माइनस 3 इक्वल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा एक प्रूव हुआ कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कौन, ए और बी वेक्टर। अब इसी तरह अगर मैं बी और सी को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे बी और सी को प्रूव करता हूं, b डॉट सी, b डॉट सी। अब b वाली हमारे पास वैल्यू क्या है 2i 3j प्लस के, और साथ हमारे पास c की डॉट प्रोडक्ट लूंगा अगर तो आएगा 4i प्लस j माइनस 5k। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो मैंने i को i से, j को j से और k को k से करना है, तो 2 को 4 से किया तो ये 8 i डॉट i आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से किया तो 3 j डॉट j आ जाएगा, और k को k से करूंगा तो ये आएगा माइनस 5 k डॉट k। ये 1 होता है, ये भी 1 और ये 1 होता है, 8 1 सा 8 माइनस 3 माइनस 5, अगर मैं ऐड करूं तो ये माइनस 3 और माइनस 5 इक्वल होता है माइनस 8, आपस में कट के आंसर क्या आ गया 0। सो b डॉट सी भी हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये भी प्रूव हुआ कि ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनमें भी एंगल 90 है। अब अगर तीसरी को प्रूव करता हूँ c डॉट a को, अगर c डॉट a को मैं करना चाहूँ तो ये हमारे पास c की सबसे पहले वैल्यू क्या है 4i प्लस j माइनस 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं a के साथ, a है i प्लस j प्लस k, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। सो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेना चाहता हूँ तो i के साथ किया तो 4i डॉट i, आगे j को लिया तो 1j डॉट j, और आगे k को लिया तो ये आएगा 5k डॉट k। अब ये देखिए 4 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि k डॉट k 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, तो ये 4 प्लस 1 माइनस 5, इनको ऐड किया तो ये 5 माइनस 5, आंसर कट के 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक चीज प्रूव हो गई कि इनका आंसर भी 0 आ गया। तो यहाँ तीनों चीजों को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू। 2.10 में वो क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b एंड फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर a का प्रोजेक्शन हमने गिराना है b पर। फॉर एग्जांपल देखेंगे ये वेक्टर a एंड वेक्टर b, इसको मैं नाम दूंगा वेक्टर b का, इसको वेक्टर a का नाम दे देता हूँ। तो इसका प्रोजेक्शन हमने गिराना है, a का प्रोजेक्शन b, जब इस पर प्रोजेक्शन गिराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो वो कहता है कि हमने ये फाइंड करना है a cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास गिवन डाटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, a है हमारे पास वेक्टर a, क्या है i माइनस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास है 2.10। तो b वेक्टर हमारे पास क्या है, v वेक्टर हमारे पास 3i माइनस 4k। सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो हमने प्रोजेक्शन इसके अंदर से हमने फाइंड करना है a cos ऑफ थीटा, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, ऊपर वाला हमारे पास गिवन डाटा था। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम जानते हैं a डॉट b अगर मैं लेता हूं तो हमारे बराबर होगा a b cos ऑफ थीटा के। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, a cos ऑफ थीटा चाहिए, तो b को हम उधर डिवाइड कर देते हैं a डॉट b, तो b उधर जाकर नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ रहेगा a cos ऑफ थीटा।
तो अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चाहिए, ए कॉज ऑफ थीटा चाहिए, तो हमें ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले मैं ए डॉट बी फाइंड करना चाहूंगा, ए डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है मैंने ए और बी का। जब मैं ए और बी को डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है 3i माइनस 4k। तो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मैं बता चुका हूं पहले भी कि डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त हमने i को i से, j को j से, k को k से करना है। तो i को जब i से करूंगा तो ये आएगा 3i डॉट i माइनस j, तो हमारे पास तो है ही नहीं, जीरो है। तो जब j जीरो होगा तो हमारा आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो k की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस 12k डॉट k आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास है 3 और इसका 1 आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास, ये 3 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 9। सो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ गया, माइनस 9। अब देखिए हमें ये चाहिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इक्वेशन 1 का। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो इस ये दो चीजें चाहिए थी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड रह गया है, बी का मैग्नीट्यूड जब हमें फाइंड करना है तो बी वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 3i माइनस 4k है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा प्लस 16 और 9 और 16 को मैं ऐड करूंगा 25 हो जाएगा। अगर इनका अंडर रूट लूं तो 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास b का मैग्नीट्यूड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा। इक्वेशन 1 क्या थी, a cos of theta इज इक्वल टू a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, माइनस 9 और b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 5। सो a cos of theta हमारे पास ये आ गया, a cos of theta इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 5। ये था हमारा आंसर 2.10 का। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2.11, जिसमें इसने बोला है, स्टेटमेंट में कहता है हमारे पास तीन वेक्टर हैं a b एंड c, a b एंड c तीन वेक्टर हैं। तीनों वेक्टर को उसने वैल्यूज दी हैं कि वेक्टर a की वैल्यू है 4 यूनिट्स, वेक्टर b की वैल्यू है 3 यूनिट्स एंड वेक्टर c की वैल्यू है 8 यूनिट्स। अब उसने बताया है कि a b c किस साइड में है। अगर देखा जाए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ड्रॉ करते हैं। इसमें उसने बोला है जो a है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है, यानी यहाँ पे a है जिसकी वैल्यू है 4 यूनिट और 3 यूनिट्स वेस्ट लिखा हुआ है। अब वेस्ट की तरफ 3 यूनिट्स है, यानी इसको हम b का नाम दे देते हैं, ये है 3 यूनिट्स। इसके बाद 8 यूनिट्स ईस्ट लिखा हुआ है, इस तरफ को है 8 यूनिट, यानी c हमारे पास है 8 यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्राइब केयरफुली कह रहा है कि a b और c को हमने डिस्क्राइब करना है, जिसमें हमारे पास आता है a क्या है, a है a क्रॉस b हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, a क्रॉस c हमने फाइंड करना है और c में हमने क्या फाइंड करना है, b क्रॉस c। अब ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर मैं चाहता हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b, यानी फर्स्ट वाला a वाला हम पार्ट लेते हैं। a वाले पार्ट में कहता है a क्रॉस b में हमने देखना है वी नो डैट जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो a क्रॉस b इक्वल किसके होता है, a b साइन ऑफ थीटा और साथ n आ जाएगा मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास है गिवन, a है 4 यूनिट्स, b है हमारे पास 3 यूनिट्स और साइन थीटा हमें देखना पड़ेगा कि साइन ऑफ थीटा एंगल कितना है, किस किस में, a और b में एंगल देखना है हमने। सो a ये है और b ये है, दोनों में एंगल हमें नज़र आ रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 90 और सारे यूनिट वेक्टर को हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 3 12 और साइन 90 इक्वल होता है 1 के। साइन 90 कितना होता है, इक्वल होता है 1 के, तो 1 आ गया और साथ मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन आ गई, इससे ये हमारे पास आ जाएगा 12 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्रॉस b। अब देखिए n हमारे पास है यूनिट वेक्टर जो कि इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, जो इसकी लोकेशन को देखें तो पोजीशन देखने के लिए हमें हेड टू टेल रूल, अगर हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करते हैं
यहाँ से देखें तो इसका थंब जो है आउटवर्ड की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। इसको मैं अपवर्ड का नाम दे देता हूँ। तो क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, 12 यूनिट्स इन अपवर्ड। ये हमारे पास था पॉइंट ए। सो इसी तरह सेम हमारे पास है पॉइंट बी को हम जब डिस्क्राइब करेंगे, बी को जब करना है तो वो आएगा ए क्रॉस सी। जब ए क्रॉस सी करना है तो इसका फार्मूला बनेगा ए सी साइन ऑफ थीटा, आगे आएगा एन डायरेक्शन इसकी। ए की वैल्यू है हमारे पास 4, सी की वैल्यू है हमारे पास 8 और साइन थीटा हमारे पास एंगल कितना है। अब एंगल हमें देखना पड़ेगा ए और सी। ये हमारे पास ए है और ये सी है, इन दोनों के दरमियान भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसकी अगर हम ये आएगा 8 4 32 और साइन 90 इक्वल होता है 1 के और साथ डायरेक्शन ये आ जाएगा 32। लेकिन अब हमें बताना पड़ेगा यूनिट वेक्टर किस तरफ। तो हमने यूनिट वेक्टर बताया था कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। वर्टिकली हम डिस्क्राइब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर सकते, इसलिए ये आ जाएगा 30 यूनिट्स इन वर्टिकली डाउन। सो ये था हमारे पास बी पॉइंट। अगर मैं सी पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूं, अगर सी पॉइंट को देखा जाए तो सी हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का फार्मूला बनता है बी सी साइन ऑफ थीटा और एन इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। अब बी सी, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 8। तो साइन हमारे पास एंगल देखना पड़ेगा किस किस में, बी और सी। ये है बी और ये है सी, इन दोनों के अंदर एंगल जो टोटल बन रहा है वो 180 बन रहा है, 180 एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 24 और आगे साइन 180, वी नो डैट साइन 180 इक्वल होता है 0 के, तो ये बन जाएगा 0। अब उसकी कोई डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जब हाँ हमारे पास से 0 हो जाएगा तो सारी रकम ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो सी वाले का हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 के इक्वल आएगा। सो ये था हमारे पास 2.12 में वो क्या कहता है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। 2.12 में हमने टॉर्क फाइंड करना है, जिसके अंदर उसने हमें 2.12 तो गिवन डाटा मैं लिखने लगा हूँ। कहता है कि एक इक्वल है आर क्रॉस एफ। अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो आर क्रॉस एफ निकालना होगा, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब देखें वो एक कहता है एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने एक फोर्स लगा दी है एफ। एफ की वैल्यू उसने गिवन दी है, एफ की वैल्यू क्या है, एफ वेक्टर की वैल्यू है -3i + j + 5k। इसी तरह अब वो कहता है इस पॉइंट से एक यूनिट वेक्टर उसने हमें दिया है r, ओरिजिन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला वो है r की वैल्यू उसने गिवन दी है हमें, r की वैल्यू है 7i + 3j + k। ये हमारे पास r की वैल्यू है। अब वो कहता है कि अब देखिए ये था वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स लग रही है और ये है वो पॉइंट जहाँ पर इसने रोटेट होना है, जिसको ओरिजिन का या एक्सिस का नाम दे दें, और यहाँ तक का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो है r। अब इसके ये बॉडी ने क्या करना है, रोटेट करना है, और रोटेट करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना है, टॉर्क। अब वो कहता है कि इस पॉइंट पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है जी। अब वो जो टॉर्क है वो अब वो न्यूटन मीटर में, देखिए फोर्स वो कह रहा है जी न्यूटन में है और जो ये मूवमेंट आर्म जो है ये मीटर में है, तो हमें जो टॉर्क फाइंड करना है वो न्यूटन मीटर में फाइंड करना है। अब अगर न्यूटन मीटर में टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो आर क्रॉस एफ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेशन वाला मेथड हम यूज़ करेंगे, जिसमें ये होगा फर्स्ट आई जे एंड के। इसके बाद नीचे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्टली आर की वैल्यू क्या है, 7 3 और 1, और एफ की वैल्यू अगर देखें तो ये आएगा -3 1 एंड 5। ये थे हमारे पास डिटर्मिनेशन मेथड। इसमें अगर हम आई की अब वैल्यू देखें, आई को हम यहाँ पर रहने देते हैं। जब आप आई को वैल्यू लेते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, तो इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है हमने। तो ये 5 3 आ जाएगा 15 -1 आ जाएगा। आगे -j की बात करेंगे, जे जब बात करेंगे जे की, तब हमने दरमियान वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे और इनको इस तरह मल्टीप्लाई हमने करना है आपस में। 7 5 35 -3 1 ये माइनस है, ये फार्मूले का माइनस और ये +3 हो जाएगा। और प्लस के की बात करूं तो के की जब हम बात करेंगे तो के के अंदर क्या होगा कि लास्ट रो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 7 आएगा, -3 3 9 और ये +9 हो जाएगा। सो ये था हमारे पास। अब 15 - 1 इक्वल आ जाएगा 14i
35 और 39 जे और प्लस 9 और ये 7 इक्वल आ जाएगा 16 जे के। सो ये था हमारे पास था 2.12 जिसका हमारे पास ये आंसर आ गया है न्यूटन मीटर में, क्योंकि हमने टॉर्क फाइंड किया इसलिए हमारे पास था न्यूटन मीटर। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2.13 जिसमें हमारे पास F गिवन है, R1 गिवन है और R2 गिवन है। कहते हैं हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं, एक पॉइंट है जहाँ पर एक फोर्स F लग रही है, वो हमें गिवन है, वो पॉइंट मैंने लिख दिया। अब इस पॉइंट पर लग रही है फोर्स F। अब वो कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक्सिस है जहाँ पर एक बॉडी ने रोटेट करना है और क्या पैदा करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है। तो फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R1, वो हमें गिवन है R1। तो इससे हम टॉर्क प्रोड्यूस अगर करना चाहते हैं, टॉर्क होता है इज इक्वल टू R क्रॉस F। जब इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो इसी मेथड से आएगा I, J एंड K। तो पहले हम R की वैल्यू पुट करेंगे, R1 की। तो R1 की वैल्यू है माइनस, अब देखिए I तो है ही नहीं इसलिए I की वैल्यू क्या आएगी 0, J की वैल्यू क्या है -1 और K की वैल्यू क्या है 1। F में देखना पड़ेगा तो I है, I के साथ 1 है, J के साथ -2 है और आगे हमारे पास K है ही नहीं इसलिए इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास आएगा, देखें I के साथ करूं तो मैं I फर्स्ट कॉलम छोड़ के I1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस फार्मूले का 2 1 सा 2 माइनस का 2 तो ये +2 हो जाएगा। आगे -J, अब J को फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ देना है हमने, तो 0 को 0 से किया 0 माइनस 1 1 सा 1 आ जाएगा प्लस K को देखा जाए फर्स्ट और लास्ट कॉलम छोड़ के तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 0 से किया तो 0 माइनस 1 1 सा 1 तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2I और माइनस माइनस प्लस J और प्लस K। ये हमारे पास फर्स्ट का टॉर्क हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो क्या कहता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, यहाँ से हमें एक और पोजीशन वेक्टर देता है, उसको मैं R2 का नाम दे देता हूँ। अब और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन, मैंने यहाँ पे लिख दी है, R2 की वैल्यू ये है हमारे पास। तो देखिए अब वो कहता है कि इनके दरमियान हमने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क फाइंड करना है हमने इसके दरमियान, यानी उस फोर्स और इस न्यू वेक्टर के दरमियान में, न्यू यूनिट वेक्टर के दरमियान हमने डिस्टेंस हमने, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, वो है R। उसको निकालने के लिए हमारे पास R2 गिवन है, उसको माइनस कर देना है R1। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा। इसके ज़रिए हमने दोबारा टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले R फाइंड करूँगा। R फाइंड करने के लिए ये हमारे पास आएगा, देखिए R फाइंड करना चाहता हूँ तो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो देखें R2 की वैल्यू हमारे पास है क्या, I प्लस K माइनस R1 की वैल्यू क्या है -J प्लस K। अब अगर इधर से मैं R निकालना चाहूँ तो देखिए ये I प्लस K माइनस माइनस प्लस J माइनस प्लस माइनस K। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए I और है ही नहीं है, सो ये I आ जाएगा। J को देखा जाए J भी एक है और K हमारे पास दो आपस में कट के इनका आंसर 0 आ जाएगा और I और J हमारे पास आ जाएगा R यूनिट वेक्टर। अब इस R यूनिट वेक्टर का हमने लेना है फोर्स के F के साथ टॉर्क फाइंड करना है। तो अब हम अगर टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए ज़रा कि अब हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, इसको नाम 2 का दे दें तो ये हमारे पास होगा R क्रॉस F। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, ये भी उसी डिटर्मिनेशन मेथड के जरिए हम फाइंड करेंगे I, J एंड K। तो हम मेरे पास सबसे पहले R की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। R की वैल्यू देखें I है, I के साथ 1 आ गया, J है 1 आ गया और I है हमारे पास K है ही नहीं 0 आ गया। अब देखें F की वैल्यू, F में देखें I है 1, J है -2 और K हमारे पास क्या है 0 है। सो मैं फाइंड करूँगा, देखिए I हमारे यहाँ पे रखते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा, 1 0 से 0 -2 0 से 0 0 आ गया, -J की बारी। अब जब J फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दें, 1 को 0 से किया 0 -1 को 0 से किया तो 0, ये भी 0 आ जाएगा। अब K की बारी, K को ये फर्स्ट रो कॉलम छोड़ दें तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 और 1 1 ज़ा -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर ये भी 0 आई -0J और आगे प्लस -3 K आ जाएगा जी, -3K। तो ये तो पहले दोनों खत्म हो गए तो हमारे पास आएगा -3K। ये उससे ये हमारे पास टॉर्क 2 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स 2.13 न्यूमेरिकल है, 2.14 न्यूमेरिकल नंबर। 2.14 न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, तो गिवन डाटा के अंदर वो क्या देता है,
14 गिवन डाटा के अंदर कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये ए एंड बी दो वेक्टर हैं जी। दो वेक्टर्स के दरमियान वो कहता है जी डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, वो मैग्नीट्यूड इक्वल है 6 इंटू 3 अंडर रूट। और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है हमारे पास 6 के। कहते हैं जी फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा एंगल ये हमने फाइंड आउट करना है जी। स्टूडेंट्स वी नो डैट ए डॉट बी अगर मैं करता हूँ विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और अगर मैं ए क्रॉस बी को कर रहा हूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम जानते हैं कि अगर मैं लिखूं ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल किसके है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए डॉट बी की हमें पता है वैल्यू क्या है 6 इंटू 3 अंडर रूट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 3 अंडर रूट। सेम इसी तरह ए बी साइन ऑफ थीटा इक्वल किसके है, 6 के है, ये हमें पता है। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। और पेयर करूँ तो देखिए हमारे पास अगर आए ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉज ऑफ थीटा, यानी ऊपर हमारे पास साइन थीटा है तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी 6 और नीचे वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 3 अंडर। वी नो डैट ए बी साइन ऑफ थीटा इक्वल है 6 के और ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल है 6 इंटू 3 अंडर रूट के। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आता है, 6 को 6 से कट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 अंडर रूट आएगा, और ए बी से कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। अब देखिए साइन ओवर कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, साइन ओवर कॉस इक्वल होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। थीटा फाइंड करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट। तो अगर कैलकुलेटर लेके मैं tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट फाइंड करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सो ये हमारे पास था एंगल। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 2.14।